यशराज। सर दैट वो एक डाउट भेजा था, और ये वाला बस दिखा दीजिए। एक्स और वाई दोनों नॉर्मल वेरिएबल है, म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मली। एक्स सॉरी एक्स और वाई बाइवेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हम्म मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई का एक्सपेक्टेशंस पूछा है तो। आई थिंक उसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन है, ये कोई रिजल्ट होगा ऐसा, कोई जैम में तो क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। मैं ट्राई किया था पहले भी डाउट में। गेट में है। हाँ नहीं, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं आई डोंट थिंक, या कोई रिजल्ट होगा ये हाँ डायरेक्टली। हाँ हाँ सर है, पर वो याद नहीं रह रहा, मतलब कोई रिजल्ट कुछ इस तरीका। तरह से होगा जो रिजल्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट मुझे भी याद नहीं है और प्रूव करना इतना आसान नहीं है। मैं ट्राई किया था, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, डबल इंटीग्रेशन सही करना पड़ेगा। नहीं तो थ्योरम है, थ्योरम याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये है। सर गुप्ताकापुर में दिया हुआ है वो हाँ वाला, बस लिंक दी है, बहुत याद नहीं रहा। हाँ वही करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर आप प्रूफ करो। जैसे थ्योरम जिसने दिया है ना, थ्योरम का जैसे प्रूफ लिखा है, तो इन द सेम वे हमें वहाँ प्रूफ लिखना पड़ेगा, तभी होगा। ये चीज़ है। सो हमें उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर। सर और एक डाउट वो भेजा था आपको, वो कंडीशनल वाला जो बोले थे, पॉइजन प्रोसेस का। अच्छा हाँ, वो आपका था। तो उसमें जो है, उसमें क्या निकाला आपने, उसमें क्या होगा? अ, एक मिनट, उसमें जो था तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा? अब अगर ये क्वेश्चन थोड़े अलग है, इसका आंसर ना थोड़ा मुश्किल था निकालना। बाकी क्वेश्चन तो हो गए थे, ये मैं भी फंसा था इसमें। तो सर आंसर दिया है 143। हाँ, इसका मतलब 1/143 आंसर आया होगा, है ना? तो आपका क्वेश्चन कहाँ है? एक मिनट, वो जो था। इसको इंटर अराइवल टाइम के बेसिस में पकड़े, या बस वो पॉइजन नॉर्मल वाला, वो समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या उस एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर इधर तो दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली टू मोर अराइवल्स, पर ये पीडीएफ दिया हुआ है जो, वो तो इंटर अराइवल टाइम का। हाँ, और बिफोर टू डिपार्चर ये रखा ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू अराइवल्स बिफोर वन डिपार्चर, ऐसा लिखा है ना शायद। हाँ एक सर। जाने से पहले दो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, समझ आया नहीं कैसे करना है। आंसर तो बच्चे ने किसी तरह से निकाल रखा है, बट उसका कुछ जस्टिफिकेशन ठीक नहीं लग रहा है, उस तरह से है। बाकी आप जो कर रहे थे उससे कंडीशनल करके देखिए, आप क्या कर रहे थे कि एन ऑफ क्या था आपका? से एन ऑफ टी टू ऐसे ले ले रैंडमली, तो टी टू इज इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि बाकी सब लोग रहे हैं और दो लोग आ गए। एन टी ऑफ वन इज टी इक्वल वन टू इज 10। 10 होगा। सो टी जो है अराइवल टाइम है ना, ऐसा कुछ। हाँ वो टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी पकड़ ले, तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल 1। हम्म वो इंटरवल टाइम जो है ना, तो T1 जो आप कह रहे हैं अराइवल टाइम ऑफ कौन सा कस्टमर होगा? बिफोर नेक्स्ट तो डिपार्चर। ऑलरेडी जो है। 10 लोग है ना? हाँ 10th सर। कस्टमर, अराइवल टाइम ऑफ 10th कस्टमर हो गया। और T2 क्या होगा? अराइवल टाइम ऑफ 12th कस्टमर, या है ना, बाई टाइम T2 12 आ चुका है। और इस बीच में एक डिपार्चर होगा बिफोर, अच्छा लेकिन ये था ना बिफोर वन डिपार्चर, तो कोई डिपार्चर नहीं होगा ना इस बीच में, तो डिपार्चर एक भी नहीं होगा।
टू अराइवल बिफोर वन डिपार्चर। सो मतलब कोई उस बीच में डिपार्चर नहीं होगा, डिपार्चर से पहले टू अराइवल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है ये बर्थ डेथ प्रोसेस टाइप का नहीं लग रहा आपको? अराइवल और डिपार्चर दोनों है ना, तो अराइवल लाइक अ बर्थ एंड डिपार्चर लाइक अ डेथ, इस तरह से। तो सर डिपार्चर तो हुआ ही नहीं, तो डिपार्चर को कंसिडर करें क्या? हाँ, उसने कहा डिपार्चर होने से पहले, तो जो डिपार्चर टाइम होगा वन कस्टमर का, बिफोर दैट टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है कि टू अराइवल होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप नेक्स्ट डिपार्चर का टाइम निकाल लो, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस टाइम से पहले टू अराइवल होगा आफ्टर टेंथ कस्टमर। टेंथ कस्टमर के बाद, टेंथ कस्टमर पे हम मान लो स्टार्ट कर रहे हैं कि टेंथ कस्टमर आ चुका है, सो इलेवेंथ कस्टमर आएगा, ट्वेल्थ कस्टमर आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट दिस प्रोबेबिलिटी, ये जो टाइम इनका है, दैट शुड बी लेस देन द डिपार्चर टाइम ऑफ एनी वन कस्टमर। यही था ना? तो ये क्वेश्चन किसी बर्थ डेथ प्रोसेस पे फिट बैठ जाएगा, है ना, कि जो एक डेथ रेट है ना, डेथ रेट, उससे टाइम निकल आएगा, उस टाइम से कम में दो। जैसे यहां पे लिखूंगे T2 क्या है, नेक्स्ट डिपार्चर टाइप का, ऐसा हो जाएगा, है ना? अगर वैसा मैं कर दूं, तो T2 से पहले 12 अराइवल्स हो चुके हैं, ये है। ऐसे समहाउ कैलकुलेशन में कुछ ऐसा आता है ना, 11 × 12 कितना होता है, 11 × 13 आता है 143, 12 में तो 13 टाइप है कुछ हाँ ना, सर। 11 × 13। 13। हाँ, सो ये फाइनली ऐसा कुछ आंसर होगा, मतलब इसमें जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा, तो ये ऐसा कुछ होगा। प्रोबेबिलिटी वाला मैथ्स में ये होता है, टाइम बहुत लग जाता है समझते समझते में। हाँ, इसमें थोड़ा ये ना, ये क्वेश्चन मुझसे भी हुआ नहीं था, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो ये है, क्योंकि इसका मुझे अप्रोच समझ नहीं आया, मतलब होगा तो बर्थ डेथ प्रोसेस से कुछ अप्रोच लगेगा या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगेगा। बाकी ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मतलब ये क्वेश्चन खुद मुझे देखना पड़ेगा गेट का। इसमें आंसर नहीं आया था, मतलब बच्चे किस तरह के कुछ तो कर दिए थे समाऊ, बट कैसे जस्टिफाई करना मुश्किल है। जैसे ये 11th कस्टमर आया, है ना, फिर 12th कस्टमर आएगा, मान लो 1/12 है, फिर जैसे ना लोग लिखते हैं कि 1/11 इंटू 1 - 1/12 डिपार्चर के लिए, और फिर यहाँ लिख देंगे 1/13, ऐसा कुछ नहीं, फिर आएगा 12/13, ऐसा कुछ आएगा ना, तो उससे आंसर कुछ मतलब ऐसे मैच करना तो वैसे ही हो जाएगा, वैसा कुछ है। तो समहाउ इस तरह कुछ बनेगा, लेकिन उसका लॉजिक क्लियर नहीं है मुझे, ठीक है ना? तो आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी तो इसको स्किप ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका पता नहीं अप्रोच क्या है, मतलब सीखना पड़ेगा ये मुझे भी। और किसी का कुछ डाउट है जी? सर जी, सर दिया हुआ है सीरीज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करता है एक कांस्टेंट में, तो वो कन्वर्ज होगा प्रोबेबिलिटी में ही उस कांस्टेंट में, ये तो श्योरिटी नहीं है। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ना, हाँ, कन्वर्जेस, एक कांस्टेंट टू ए कांस्टेंट सी। के मान लो, हाँ। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ सी पे में कौन सा कन्वर्जेंस है? डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो ये तो इफ एंड ओनली थ्योरम होता है। नहीं, पर इधर दिया हुआ है इफ डिस्ट्रीब्यूशनल कन्वर्जेंस होगा तो प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस होगा, पर ये तो उल्टा होता है। दोनों में होता है, आपको समझना पड़ेगा, ये कांस्टेंट की वजह से इफ एंड ओनली हो गया, वरना एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इम्प्लाइज
xn converges in distribution to x. Converse is not true. तो in general ये थ्योरम है, but when this x becomes degenerate, this becomes if and only if. ये degenerate, अगर ये degenerate हो गया, ये आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, स्टैंडर्ड बुक VK रोहत की वाली या गुप्ता की, ये है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे xn आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ कि xn कन्वर्जेस इन x डज नॉट गारंटी xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, आप यही कह रहे हो ना, बट यहाँ ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट के लिए इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। डीजेनरेट ये कांस्टेंट, यहाँ कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है ऑलवेज, बट ये दिस इज इफ एंड ओनली फॉर डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ओके सर। इसका प्रूफ आप और देख सर सकते हो, बुक एक में से प्रूफ है। और xn मतलब एक रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करता है x पे डिस्ट्रीब्यूशन में, और yn करता है y पे, तो xn प्लस yn तो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेगा ना x नहीं, प्लस y में। नो, ये थ्योरम नहीं है ना, दिस डज नॉट वर्क। प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है, इसके लिए आपको मिलता है बुक के डिफरेंट थ्योरम्स आपको देखने पड़ेंगे, उसका प्रूफ देख सकते हैं, याद करना पड़ेगा कि कहाँ होल्ड करता है कहाँ होल्ड नहीं करता है। तो xn x पे yn y पे प्रोबेबिलिटी में जा रहा है तो सम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम्स बुक में देखने पड़ेंगे। सर जी वो तब नेट चला गया।